नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की एक बहुत ही मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके एक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। और ये रिव्यू जो है ये खास तौर पर इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे रोज की वो जो बिल्कुल छोटी छोटी आदतें होती हैं वो हमारी जिंदगी में बड़े दिखने वाले बदलाव ला सकती हैं। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि इस रिव्यू से वो खास रणनीतियां निकालें, समझें कि अच्छी आदतें बनती कैसे हैं और बुरी आदतें छूटती कैसे हैं। सही। और शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं जो रिव्यू में है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का विचार। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है ना? हाँ, सुनने में तो ये छोटा जरूर लगता है, पर रिव्यू इस बात पर काफी जोर देता है कि इसकी ताकत आप समझिए जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वैसी है। अच्छा, हाँ, जैसे रिव्यू में समझाया गया है कि रोज अगर आप सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप सैद्धांतिक तौर पर लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? हाँ। अब ये आंकड़ा शायद हर किसी के लिए एकदम सटीक ना हो, पर रिव्यू का इशारा ये है कि असल जादू उस निरंतरता में है, वो रोज थोड़ा थोड़ा करने में, बड़े एफर्ट्स में नहीं, जो हम कभी कभार करते हैं। ये छोटी लगातार कोशिशें ही हैं जो समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये 37 गुना वाली बात तो ध्यान खींचती है, बिल्कुल। पर क्या रिव्यू सिर्फ इस गणित वाले पहलू पर ही फोकस करता है या इसके पीछे जो मनोविज्ञान है उस पर ज्यादा जोर है? क्योंकि कई बार लगता है कि असली मुश्किल तो रोज वो 1% करना ही है। सही कहा आपने, भले ही नतीजा तुरंत ना दिखे। बिल्कुल। और रिव्यू का फोकस सिर्फ उस अंतिम आंकड़े पे नहीं है, वो प्रक्रिया पर है। वो इस बात को उभारता है कि ये जो 1% का सुधार है ना, ये हमें वो भारी भरकम लक्ष्यों के बोझ से बचाता है। बस बड़ा नतीजा चाहिए और फिर छोटी शुरुआत करने से कतराते हैं। हाँ, ये तो होता है। रिव्यू बताता है कि ये निरंतरता ही है जो आत्मविश्वास बढ़ाती है, एक मोमेंटम, एक गति बनाए रखती है, और वो बड़े बदलावों के लिए ज्यादा जरूरी है बजाय कभी कभार की जाने वाली जोरदार कोशिशों के। ठीक है, तो ये निरंतरता आती कैसे? यहीं पर शायद रिव्यू उस हैबिट लूप की बात करता है, आदत का चक्र। हाँ, बिल्कुल। वो संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। रिव्यू ने इसे कैसे पेश किया? क्या उसने इसके किसी एक हिस्से को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया? हाँ, रिव्यू इस आदत चक्र को हैबिट लूप को समझने पर काफी बल देता है, क्योंकि ये आदतों के बनने और टूटने का आप कह सकते हैं मूल ढांचा है। ओके। संकेत यानी क्यू, वो ट्रिगर है। कोई जगह हो सकती है, समय, कोई भावना या कोई दूसरा व्यक्ति भी, जो दिमाग को इशारा देता है कि चलो ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। अच्छा। फिर आती है लालसा, क्रेविंग। ये उस इनाम की इच्छा है, वो आदत पूरी करने की एक तलब सी उठती है। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत या काम जो हम करते हैं। राइट। और आखिर में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड, जो उस लालसा को शांत करता है और दिमाग को सिखाता है कि भाई ये चक्र तो फायदेमंद है, इसे दोहराओ। और रिव्यू ये कहता है कि कई बार सिर्फ संकेत बदलने से आदत बदल सकती है। ये कैसे काम करता है? क्या ये वाकई इतना सीधा है? रिव्यू शायद इसे सीधी तौर पर आसान नहीं कहता, लेकिन संभव जरूर बताता है। देखिए, संकेत बदलना इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया की शुरुआत है। अच्छा। अगर संकेत ही गायब कर दिया जाए या उसे बदल दिया जाए तो वो चक्र या तो शुरू ही नहीं होगा या शायद किसी दूसरी बेहतर आदत की तरफ मुड़ जाएगा। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर शाम को टीवी देखते हुए स्नैक्स खाने की आदत है, तो शायद टीवी का रिमोट हाथ में लेना एक संकेत हो सकता है। हाँ। तो रिव्यू के अनुसार अगर उस संकेत को बदले, जैसे रिमोट को कहीं और रख दे या उस समय कुछ और करने का नियम बना ले, जैसे पानी पीने का, तो वो स्नैकिंग की आदत पर असर पड़ सकता है। इच्छा शक्ति से लड़ने की बजाय सिस्टम को बदल दो। बिल्कुल। इच्छा शक्ति से लड़ना मुश्किल है, सिस्टम बदलना ज्यादा कारगर हो सकता है। सिस्टम को बदलना, ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिस पे रिव्यू काफी जोर देता है, वो लक्ष्य आधारित आदतों की जगह पहचान आधारित आदतें बनाना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचना कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, जो एक लक्ष्य है, उसके बजाय ये सोचना कि मैं एक धावक हूं, जो एक पहचान है। रिव्यू के मुताबिक ये नजरिया क्यों ज्यादा टिका हुआ है? इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है और रिव्यू इसी गहराई को छूने की कोशिश करता है। देखिए, जब हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो हमारी प्रेरणा बाहरी होती है। लक्ष्य पूरा होते ही प्रेरणा खत्म हो सकती है,
या अगर लक्ष्य बहुत दूर लगे तो हम निराश हो सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम पहचान अपनाते हैं, जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, तो व्यवहार अंदर से आता है। एक सेहतमंद इंसान सेहतमंद चुनाव इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी पहचान का हिस्सा है, वो किसी बाहरी लक्ष्य को पाने का जरिया नहीं है बस। अच्छा। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि यह पहचान आधारित नजरिया व्यवहार को स्वाभाविक बनाता है और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन क्या ये पहचान बदलना आसान है? मतलब क्या रिव्यू इस बारे में कुछ बताता है कि कोई अपनी पहचान को कैसे बदल सकता है, खासकर अगर पुरानी आदतें बहुत गहरी जमी हो? रिव्यू शायद ये नहीं कहता कि ये आसान है, पर वो इसे संभव बनाने का रास्ता जरूर दिखाता है। पहचान कोई एक दिन में नहीं बदलती। हाँ, ये तो है। ये छोटे छोटे कामों से बनती है, छोटी छोटी जीतों से। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से जुड़ा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप असल में उस पहचान के पक्ष में एक सबूत पेश कर रहे होते हैं। एक सबूत? हाँ, एक वोट दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप एक पढ़ने वाला इंसान बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ एक पन्ना पढ़ना भी उस पहचान को मजबूत करता है। अच्छा, सिर्फ एक पन्ना भी? हाँ, रिव्यू का तर्क यही है कि ये छोटे लगातार किए गए काम धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को, आपकी आत्म छवि को बदलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दिखावा करो जब तक बन न जाओ, बल्कि ये है कि वैसा करो जब तक वैसे बन न जाओ। एक्टर टिल यू बिकम इट। ये बढ़िया तरीका है इसे समझने का। और पहचान पर काम करने के साथ साथ रिव्यू कुछ बहुत ही व्यवहारिक, मतलब जमीनी स्तर की सलाह भी देता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल कर देना। वो किताब तकिए के पास रखने वाला उदाहरण या जंक फूड घर में ना लाना। रिव्यू इन छोटे बदलावों को इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि ये इंसान के मूल स्वभाव के साथ काम करते हैं। रिव्यू इस बात को उजागर करता है कि हम सब स्वाभाविक रूप से कम प्रयास का नियम, यानी लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करते हैं। कम प्रयास का नियम? हाँ, मतलब हम वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कम से कम रुकावट या मेहनत लगे। तो अच्छी आदत को आसान बनाने का मतलब है उसके रास्ते की रुकावटें हटाना। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना है तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखना। सुबह उठकर एक काम कम हो गया तो वर्कआउट करने की संभावना बढ़ जाती है। सही। इसी तरह बुरी आदत को मुश्किल बनाने का मतलब है उसके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें डालना। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करते हैं, तो ऐप्स को डिलीट कर देना या लॉग आउट करके पासवर्ड मुश्किल बना देना। इससे उस आदत को करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। अच्छा। तो रिव्यू का सार यह है कि इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, वो एक सीमित संसाधन है। उसे बचाने के लिए हमें माहौल और प्रक्रिया को अपने पक्ष में करना चाहिए। इच्छा शक्ति बना मामूल, ये एक अहम मुद्दा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें विल पावर की कमी है, पर शायद हमारा माहौल ही हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। क्या रिव्यू माहौल या एनवायरनमेंट की शक्ति पर और विस्तार से बात करता है? हाँ, रिव्यू माहौल को आदतों का अदृश्य हाथ कहता है, मतलब इनविजिबल हैंड। अदृश्य हाथ? हाँ, हम शायद इस पर ध्यान भी न दें, लेकिन हमारा आसपास का माहौल लगातार हमें संकेतों, क्यूज से भर रहा होता है जो हमारी आदतों को ट्रिगर करते हैं। सोच के देखें तो बात सही है। हाँ, सोचिए, अगर आपके किचन काउंटर पर हमेशा फलों का कटोरा रखा हो तो फल खाने की संभावना बढ़ जाती है ना? नजर पड़ेगा तो शायद खा लेंगे। और अगर सोफे के पास रिमोट और चिप्स का पैकेट पड़ा हो तो टीवी देखकर जंक फूड खाने की आदत को बढ़ावा मिलता है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि हम अपने माहौल को जानबूझकर डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कि वो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे और बुरी आदतों के संकेतों को कम करे। और ये सिर्फ फिजिकल माहौल की बात है? नहीं, सिर्फ भौतिक माहौल की नहीं, इसमें हमारा सामाजिक माहौल भी शामिल है। मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि उनकी आदतें भी हम पर असर डालती हैं। अच्छा, ये भी है। तो माहौल को डिजाइन करना असल में वो जो हैबिट लूप का पहला चरण था, संकेत, उसको नियंत्रित करने का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल। और शायद प्रतिक्रिया को आसान या मुश्किल बनाने का भी। एकदम सही। रिव्यू इन चीजों को जोड़कर देखता है,
माहौल को बदलकर हम संकेतों को ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं, जैसे पानी की बोतल सामने रखना, या कम स्पष्ट बना सकते हैं, जैसे सिगरेट छुपा कर रखना। और माहौल प्रतिक्रिया हो आसान या मुश्किल भी बनाता है। अगर गिटार कमरे के कोने में केस में बंद पड़ा है तो उसे बजाने की प्रतिक्रिया मुश्किल है, अगर वो स्टैंड पर लगा है तो आसान है। सही बात। तो रिव्यू का संदेश यही है कि अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाइए। ये आदतों को टिकाऊ बनाने का एक ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। हमने काफी सारे आइडियाज पे बात की, वो 1% सुधार, हैबिट लूप, पहचान, आदतों को आसान या मुश्किल बनाना और माहौल। अगर हम इस पूरी रिव्यू का निचोड़ निकालें तो लेखक की मुख्य राय क्या लगती है? क्या ये किताब सिर्फ प्रेरणा देती है, या जैसा आप कह रही थी, ये वाकई एक व्यावहारिक गाइड है? रिव्यू का निचोड़ यही लगता है कि ये किताब सिर्फ क्यों पर नहीं रुकती, बल्कि कैसे पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। मतलब वाई से ज्यादा हाउ पर। प्रैक्टिकल है। हाँ, लेखक की राय में इस किताब की असली ताकत इसकी व्यावहारिकता, इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसमें दी गई तुरंत लागू की जा सकने वाली रणनीतियों में है। एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज। हाँ, ये सिर्फ अच्छी बातें या मोटिवेशनल कोट्स का संग्रह नहीं है। रिव्यू खास तौर पर उन लोगों के लिए इसे फायदेमंद बताता है जो टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन या फोकस की कमी से जूझते हैं, या किसी आदत को लगातार बनाए रखने में संघर्ष करते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि रिव्यू इसे एक तरह का टूल किट मानता है, जिसे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और क्या रिव्यू में किताब की कोई सीमा या आलोचना का भी जिक्र था, या ये पूरी तरह सकारात्मक ही था? देखिए, आमतौर पर ऐसे रिव्यू मुख्य तौर पर सकारात्मक पहलुओं पर ही फोकस करते हैं, लेकिन एक अच्छी समीक्षा अक्सर कुछ बारीकियां भी बताती है। हो सकता है रिव्यू ने यह इशारा किया हो कि ये सिद्धांत सुनने में तो सरल लगते हैं, पर इन्हें लागू करने के लिए धैर्य और प्रयोग करने की जरूरत होती है। ये तो हर चीज में होता है। हाँ, शायद ये भी बताया गया हो कि कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या हो या मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां हो तो सिर्फ आदतें बदलना काफी न हो, लेकिन जो मूल संदेश रिव्यू से उभरता है वो इसकी उपयोगिता और स्पष्टता का ही है। तो इसका मुख्य तर्क यही है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, असल शक्ति छोटी, लगातार और सही दिशा में की गई कोशिशों में है। तो कुल मिलाकर रिव्यू के अनुसार एटॉमिक हैबिट्स की सफलता का राज क्या है? रिव्यू के हिसाब से सफलता का राज इसकी सरलता और इसकी संरचना में है। ये जटिल मनोविज्ञान को छोटे, समझने योग्य हिस्सों में तोड़ती है। अच्छा, ये आदत बनाने को एक सिस्टम की तरह देखने का नजरिया देती है, जिसे हम सुधार सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिस्टम, हाँ। ये हमें बड़े डरावने लक्ष्यों की जगह छोटी मैनेजेबल क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा रिव्यू ने उजागर किया, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि छोटे लगातार प्रयास कैसे मिलकर समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकते हैं। ये एक उम्मीद जगाती है कि बदलाव संभव है, बस तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा है कि रिव्यू के निष्कर्ष में भी कहा गया है, बड़े नतीजे पाने के लिए बड़े बदलाव नहीं बल्कि रोज छोटे छोटे सही कदम जरूरी हैं। ये लाइन वाकई इस पूरी चर्चा का सार है और एटॉमिक हैबिट्स के फलसफे को अच्छे से पकड़ती है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है जिस पर शायद सोचने में मजा आए। हमने पहचान आधारित आदतों की बात की और ये कि हमारी पहचान हमारी आदतों को दिशा देती है, लेकिन ये रिश्ता दो तरफा है। हमारी आदतें भी लगातार हमारी पहचान को गढ़ती हैं, उसे मजबूत या कमजोर करती हैं। अच्छा, ये भी है। हर बार जब हम कोई आदत दोहराते हैं, हम असल में ये वोट दे रहे होते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। एक वोट। तो सोचने वाली बात यह हो सकती है, आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी, लगभग मामूली लगने वाली आदत हो सकती है जिसे अपनाकर या दोहराकर हम अपनी मनचाही पहचान की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकते हैं। वो एक छोटा सा वोट क्या हो सकता है आज का? इसी विचार के साथ एटॉमिक हैबिट्स के इस रिव्यू पर आधारित हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।